नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज हम सबसे पहले आपको मोरबी हादसे के असली गुनाहगारों के बारे में बताएंगे। इस पुल दुर्घटना को हादसा नहीं बल्कि हत्याकांड कहना ज्यादा सही होगा और इस हत्याकांड के पीछे 3 वजहें हैं: लालच, लापरवाही और भ्रष्टाचार। आज हम इस पुल की मरम्मत करने वाली कंपनी के लालच को पूरे देश के सामने, आप सबके सामने एक्सपोज करेंगे और आपको बताएंगे कि इस कंपनी ने अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए इस पुल की मरम्मत के साथ हर तरह से समझौता किया। जर्जर हो चुकी लोहे की जिन केबल्स को बदला जाना था, उन पर पेंट और पॉलिश करके दोबारा से वहीं पर लगा दिया गया। मरम्मत के नाम पर धोखाधड़ी हुई और पैसा कमाने के लालच में जो पुल तैयार ही नहीं था, उस पर सिर्फ रंग रोगन करके समय से पहले ही उसे जनता के लिए खोल दिया गया ताकि इससे पैसा कमाया जा सके, टिकटें बेची जा सके। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कंपनी ने अपने मामूली से कर्मचारियों को घटना का दोषी बताकर गिरफ्तार करवा दिया और इस कंपनी के मालिक और बड़े बड़े अधिकारी आज भी अपने बड़े बड़े बंगलों में बैठकर आराम से मुनाफे का मजा लूट रहे हैं। जब मरम्मत के बाद इस पुल का उद्घाटन हुआ था तो फीता काटने के लिए और मीडिया के सामने फोटो खिंचवाने के लिए इस कंपनी के मालिक खुद वहां पर आए और उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की। लेकिन जब पुल टूट गया कुछ ही दिनों के बाद, तो अपने मामूली से कर्मचारियों को उन्होंने गिरफ्तार करा दिया। आज बहुत बड़ा खुलासा हम आप सबके सामने करने वाले हैं। इसके बाद हम ट्विटर के नए मालिक इलॉन मस्क के पैसा कमाने के नए फॉर्मूले के बारे में बताएंगे। इलॉन मस्क ने कहा है कि वो अब ट्विटर पर ब्लू टिक वाले हर अकाउंट से हर महीने $8 यानी 660 रुपया वसूल करेंगे। अब तक ट्विटर की सारी सेवाएं आपको मुफ्त में मिलती थी, लेकिन अब इस नए पे मॉडल के बाद पूरी दुनिया में इस पर बहस हो रही है और बड़ा सवाल यह है कि ब्लू टिक अकाउंट रखने वाले दुनिया के बड़े बड़े प्रभावशाली लोग क्या इसके लिए $8 प्रति महीना देने के लिए तैयार होंगे। इसका एक नतीजा यह भी हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे प्रभावशाली लोग और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ट्विटर छोड़कर किसी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चले जाएं, क्योंकि $8 प्रति महीना देना उन्हें अपना अपमान भी लग सकता है। और आखिर में हम आपको बताएंगे कि आजकल चीन में चल रहे कोविड के लॉकडाउन के दौरान वहां पर बप्पी लाहिरी के मशहूर गाना जिमी जिमी क्यों बज रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 5 रन से हरा दिया। इसके साथ ही टीम इंडिया सेमीफाइनल के बिल्कुल करीब पहुंच गई। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 184 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश के ओपनर लिटन दास ने जबरदस्त शुरुआत की। बारिश शुरू होने के पहले बांग्लादेश ने 7 ओवर में 66 रन बनाए थे और उसका कोई विकेट नहीं गिरा था। बारिश रुकने के बाद बांग्लादेश को डकवर्थ लुइस के तहत 16 ओवर में 151 रन का टारगेट मिला। यहीं से रोहित की टीम ने खेल पलट दी और बांग्लादेश मैच हार गया। विराट कोहली ने 44 गेंदों पर नाबाद 64 रनों की पारी खेली और मैन ऑफ द मैच चुने गए। एमसीडी चुनावों की आहट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कालकाजी इलाके के स्लम वासियों के पुनर्वास के लिए 3024 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स का उद्घाटन किया और लाभार्थियों को फ्लैट की चाबी भी सौंपी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि सालों से जो परिवार दिल्ली की झुग्गियों में रह रहे थे, उनके लिए जीवन की नई शुरुआत होने जा रही है। कालकाजी में तैयार किए गए ये फ्लैट इन सीटू स्लम पुनर्वास योजना के तहत निर्मित किए गए हैं और इनका निर्माण डीडीए ने किया है। 14 मंजिल वाली इमारत में लिफ्ट लगाए गए हैं और फ्लैटों में सारी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। हिमाचल चुनाव में चुनावी सरगर्मी चरम पर है। मंडी से लेकर सोलन तक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रैली की और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता भी अब जान गई है, जो लोग देश पर बोझ बन चुके थे उन्हें अब ढोने की जरूरत नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह भी हिमाचल में लगातार रैलियां कर रहे हैं। उधर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी हिमाचल में ताबड़तोड़ रैलियां की और राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक की उपलब्धियां गिनवाई। बीजेपी हिमाचल प्रदेश के लिए 4 नवंबर को विजन डॉक्यूमेंट जारी करेगी। राजस्थान कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर फिर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को गहलोत की तारीफ की थी। उस पर तंज कसते हुए पायलट ने कह दिया कि मोदी ने गुलाम नबी आजाद की भी इसी तरह तारीफ की थी। बाद में क्या हुआ सब जानते हैं।
वहीं पायलट के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए गहलोत ने नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। इस बीच पायलट ने गहलोत खेमे के उन तीनों नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी कर डाली जिन्हें नोटिस दिया गया था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने समन भेजा है। जांच एजेंसी ने उन्हें अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए कल 11:30 बजे बुलाया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक वो ईडी के दफ्तर में पेश नहीं होंगे। ईडी के समन पर हेमंत सोरेन ने कहा कि उन्हें ईडी से डर नहीं लगता। बीजेपी उन्हें सत्ता से बेदखल करने की साजिश कर रही है, जिसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उधर ईडी के समन के बाद बीजेपी ने हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग की। गौरतलब है कि ईडी लंबे समय से मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है। हेमंत सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा और प्रेम प्रकाश पहले से ईडी की गिरफ्त में हैं। कल 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव में वोट डाले जाएंगे। इसमें बिहार का मोकामा सीट भी शामिल है, जहां से आरजेडी के बाहुबली अनंत सिंह विधायक थे। आपराधिक मामले में कोर्ट सजा होने के बाद अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई थी। अब आरजेडी के टिकट से उनकी पत्नी नीलम देवी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। बिहार के गोपालगंज में भी उपचुनाव हो रहा है, जो सुभाष सिंह की मृत्यु की वजह से खाली हुई थी। महाराष्ट्र के अंधेरी पूर्व सीट पर भी उपचुनाव हो रहे हैं, जहां उद्धव ठाकरे की पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ बीजेपी ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। हरियाणा में पंचायत चुनाव के दौरान कई जगहों से हिंसा की खबर आई। मतदान के दौरान नूंह में जमकर पत्थर चले, इस दौरान फायरिंग भी हुई। वहीं झज्जर में मतदान केंद्र में हाथापाई के बीच कुर्सियां चली और ईवीएम तोड़ दी गई। झगड़े में दोनों पक्षों के कई लोगों को चोटें आई हैं। शाम 6 बजे तक 9 जिलों में 79% वोट डाले गए। पहले चरण के 9 जिलों में 85.4% वोटिंग के साथ पंचकुला जिला सबसे आगे रहा। तमिलनाडु में राजधानी चेन्नई समेत दूसरे इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है। चेन्नई के कई इलाकों में पानी भरा हुआ है और लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बारिश के चलते तमिलनाडु के 9 जिलों में स्कूल बंद रहे। मौसम विभाग के मुताबिक 1 नवंबर को चेन्नई में 8 सेंटीमीटर बारिश हुई, जो पिछले 30 सालों में पहली बार और पिछले 72 सालों में तीसरा रिकॉर्ड है। बता दें कि तमिलनाडु में 29 अक्टूबर को पूर्वोत्तर मानसून की बारिश शुरू हुई थी। बॉलीवुड के किंग खान 57 साल के हो गए। हर साल की तरह इस बार भी उन्होंने अपने जन्मदिन पर फैंस से मुलाकात की। अपने घर मन्नत की बालकनी में खड़े होकर उन्होंने रात 12 बजे वहां मौजूद लोगों को अभिनंदन और शुक्रिया कहा। शाम के वक्त एक बार फिर वो बालकनी में आए और सड़क पर जमा फैंस की भीड़ के साथ सेल्फी ली और हाथ जोड़कर उन्हें थैंक यू कहा। शाहरुख खान ने जन्मदिन पर अपनी मूवी पठान का टीजर रिलीज किया। इसमें उनके साथ साथ जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण नजर आ रहे हैं। आज हम सबसे पहले आपको लालच, भ्रष्टाचार और लापरवाही के उस पुल के बारे में बताएंगे जो आम लोगों पर अक्सर मौत बनकर गिरता रहता है। और गुजरात के मोरबी में भी 30 अक्टूबर को बिल्कुल यही हुआ था। मोरबी में जिस पुल के गिरने से 136 लोग मारे गए, वो सभी लोग आज जीवित हो सकते थे अगर इस पुल का संचालन करने वाली कंपनी ने, इसे मेंटेन करने वाली कंपनी ने लालच ना दिखाया होता, वो लालच में अंधी ना हुई होती और सरकारी अफसर और सरकारी विभागों ने, प्रशासन ने लापरवाही न बरती होती। आज गुजरात में इस दुर्घटना को लेकर एक दिन का राजकीय शोक था और इस दौरान कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। लेकिन आज हम आपको यह बताएंगे कि इस पुल की जो मरम्मत हुई उसमें कितने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार और बेईमानी की गई और कैसे 137 साल पुराना यह पुल अचानक ध्वस्त हो गया, अचानक टूट गया। इसे लेकर अदालत में एक फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश की गई है जिससे 2 बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बातों का खुलासा हुआ है और वो आज हम आपको बताने वाले हैं। पहली बात यह कि लगभग 7 महीने पहले जब इस केबल ब्रिज को मरम्मत के लिए बंद किया गया, उस समय यह तय हुआ कि इस पुल की फ्लोरिंग और इसकी केबल्स में जंग लग चुका है, यानी यह बहुत बुरी स्थिति में है और इन्हें या तो बदला जाएगा या इनकी ठीक से मरम्मत की जाएगी। और इस काम के लिए 9 से 12 महीने का समय निर्धारित किया गया, यानी इस हिसाब से दिसंबर के महीने से पहले इस पुल को शुरू नहीं किया जा सकता था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को ध्यान से आप देखिए। बड़ी स्क्रीन पर आपको ध्यान से हम दिखाते हैं तस्वीरें। ये इस पुल की केबल हैं। इस पुल के जो अलग अलग जगहों के जो पार्ट्स हैं उनकी स्थिति आप देख सकते हैं, कैसे ये जर्जर हो चुके हैं। ये पुल तो गिरना ही था,
लेकिन सिर्फ पैसा कमाने के लालच में इस पुल को समय से पहले आम लोगों के लिए खोल दिया गया, बल्कि सच्चाई यह थी कि यह पुल तैयार था ही नहीं। दूसरी बात यह कि पुल की मरम्मत पर 7 महीने में कुल मिलाकर 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन सच्चाई यह है कि मरम्मत के नाम पर वहां काम कुछ भी नहीं हुआ। रेनोवेशन के दौरान, मरम्मत के दौरान इस पुल की केबल्स को बदला जाना था। इसकी केबल्स कैसी हैं अभी हमने आपको दिखाया, जर्जर हो चुकी हैं, पुरानी हो चुकी हैं। यानी यह पुल 5 इंच मोटी जिन तारों पर, जिन केबल्स पर लटका हुआ था या जिन पर आश्रित था, उन्हें पूरी तरह से हटाने की बात कही गई थी। ये वही तारें हैं, देख लीजिए इनकी क्या स्थिति है। और कोई भी इन्हें देखकर यह बता सकता है कि अगर कोई पुल इन केबल्स पर टिका होगा तो वो पुल ज्यादा दिन तक चल नहीं सकता। तो बात तो यह हुई थी कि इन केबल्स को बदला जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और ठेकेदार ने इसकी जगह पुरानी केबल्स पर ही नया पेंट करके, उन्हें पॉलिश करके और पुल का जो बाकी का ढांचा था उसमें भी छोटी मोटी चीजों पर थोड़ा सा पेंट करके, जरूरी चीजों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि इस दौरान इस कॉन्ट्रैक्टर को इस बात का भी डर था कि अगर वो जर्जर हो चुके इस पुल में ज्यादा बड़ा कोई बदलाव नहीं करेगा तो इससे भी फिर सवाल उठेंगे कि इस मरम्मत के दौरान आपने काम क्या किया और उसने 2 करोड़ रुपए कहां खर्च किए। इसलिए ऐसा आरोप है कि उसने पुल की केबल्स को बदलने की बजाय इसकी फ्लोरिंग बदलने का फैसला किया, क्योंकि इसका खर्च पुल की केबल्स बदलने की तुलना में बहुत कम था। और यहीं पर इस ठेकेदार से बहुत बड़ी गलती हुई। असल में फ्लोरिंग पुल के उस हिस्से को कहते हैं जिस पर लोग खड़े होते हैं। आप समझ लीजिए ये पुल का फर्श होता है। पहले ये फ्लोरिंग लकड़ी से की गई थी और लोग लकड़ी के इस प्लेटफॉर्म पर चलते हुए इस पुल से गुजरते थे, लेकिन इस मरम्मत के दौरान लकड़ी के प्लेटफॉर्म्स को हटा दिया गया और इनकी जगह 4 लेयर वाली एल्यूमिनियम की शीट्स को वहां पर लगा दिया गया। अब क्योंकि एल्यूमिनियम की जिन शीट्स का इस्तेमाल हुआ वो 4 लेयर की थी, इसलिए इससे पुल की तारों पर वजन बढ़ गया पहले के मुकाबले। और क्योंकि ये तारें बहुत पुरानी हो चुकी थीं, जर्जर हो चुकी थीं और मरम्मत के दौरान भी इन्हें बदलने की बजाय इन पर सिर्फ नया पेंट कर दिया गया, इसलिए ये पुल बहुत ही खतरनाक हो गया और आम जनता को इसके बारे में जरा भी आइडिया नहीं था। और 30 अक्टूबर को यहां पर इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई जिसमें 136 लोग मारे गए। ये आंकड़ा आप याद रखिएगा। आप आज इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिन तारों पर यह पुल टिका हुआ था, अगर उन्हें बदला गया होता तो शायद ये दुर्घटना ना हुई होती और जो 136 लोग इसमें मारे गए वो आज अपने अपने घरों में अपने अपने परिवारों के साथ जीवित होते। पहले आपको ये सस्पेंशन केबल दिखाते हैं जिसकी बात हो रही है। हालांकि ये लोहे का केबल है, आयरन रॉड जिसे कहते हैं, और इसमें लेकिन आप कह सकते हैं कि ये पुराना दिख रहा है। यहाँ पर जंग खाया हुआ ये केबल है और कई सालों पुराने ब्रिज पर ये केबल था, इस बात की जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है। दूसरी ओर जब आप इस चीज को देखेंगे, एल्यूमिनियम प्लेट्स की जो बात की जा रही है ये नहीं दिखाई पड़ रही है, एल्यूमिनियम प्लेट्स नहीं दिखाई पड़ रही है और साथ ही साथ इसका वजन का अंदाजा भी आप कह सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर भी रॉड्स लगाए गए हैं उसको बेस देने के लिए। उसके बाद इस चीज का काम किया गया है, तो ये नई प्लेट्स का वजन इन पुराने सस्पेंशन वायर्स पर, इसी चीज का कहीं ना कहीं प्राइमा फेसी जिक्र जो है वो फॉरेंसिक रिपोर्ट में आया है। कितनी सारी केबलों से केबल जोड़ के केबल बनाई गई है, अमूमन ऐसी यही तकनीक होती है। कितना पुराना है ये, यहाँ पर हालांकि जंग नहीं लगाई जाती, जिस तरह के केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि जंग न लगे, उनमें कार्बन उसका जल्दी से छीण ना हो, क्योंकि अगर वो छीण हुआ तो कमजोर हो जाती है। लेकिन सेफ्टी ऑडिट तो होता है। 7 महीने में क्या ये पूरा केबल बदला जा सकता है? सस्पेंशन ब्रिज बनाने में, तैयार करने में लंबा समय लगता है। 2 करोड़ रुपए में कम से कम ये केबल तो नहीं बदली जा सकती, इतना अंदाजा मुझे भी है। 2 करोड़ रुपए में क्या हो सकता है? जिस फ्लोर पर आप खड़े हैं अगर उसकी मेटल शीट चटक गई है, आप दोबारा वैसे ही मेटल शीट ला सकते हैं, वेल्ड कर सकते हैं, हुक से टाइट करके आप उसको ठीक करेंगे। और 2 करोड़ में आप क्या कर सकते हैं? ये जो कलर उतर गए हैं इनको आप चमका दीजिए, क्योंकि नया पर्व शुरू हो रहा है नए साल का, आपने इसको चमका दिया, चांदी की तरह चमक रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल भार वहन करने की क्षमता, जिस पर लोगों को चलना है। एक केबल देख रहे हैं आप, अभी भी लटक रहा है, ऊपर एक सपोर्ट है, सस्पेंशन है और 2 केबल होती है ताकि
ताकि दोनों किनारों को मिल जाए। एक बड़ा केबल, उसके साथ छोटे छोटे केबल, लेकिन कोई भार सह नहीं पाया। और अगर 400 लोग 300 लोगों की अनुमति नहीं थी तो ये लापरवाही होती है कि अनुमति के बिना शुरू होना, और शुरू होने के बाद लोग कैसे पहुंचे तो पुलिस क्या कर रही थी, प्रशासन ने नोटिस क्यों नहीं लिया, कई सारे सवाल हैं। लेकिन इस रिनोवेशन के नाम पर क्या सिर्फ चमक दमक रिनोवेशन थी, फ्लोर ठीक करना था? सही बात है, देखिए अगर इस पर टूटा हिस्सा है रहेगा, लोग चोट लग सकती है, गिर सकते हैं, उसे सही करना है। लेकिन आखिरी सेफ्टी ऑडिट, फायर ऑडिट कब किया गया था इसकी सेफ्टी चेक कब किए गए थे इन केबल्स की, ये इनके भार वहन सहन करने की क्षमता कब टेस्ट की गई थी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अब बड़ा सवाल यह है कि इस पुल की मरम्मत में इतना बड़ा घोटाला हुआ कैसे और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो इसमें पहला नाम आता है ओरेवा ग्रुप का। आज हम आपको इस ग्रुप के बारे में कुछ ऐसी चीजें बताना चाहते हैं जिस पर फिलहाल कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि यही वो ग्रुप है जिसके पास इस पुल को चलाने का, इसको मेंटेन करने का कॉन्ट्रैक्ट था, इसकी मरम्मत का कॉन्ट्रैक्ट था। ओरेवा ग्रुप असल में गुजरात के मोरबी का एक बड़ा औद्योगिक घराना है और इस समूह की कई कंपनियां हैं जो अजंता ब्रांड की घड़ियों का निर्माण करती हैं। लेकिन अजंता वालों ने जनता के साथ क्या किया, आज आप देख पाएंगे। और इस कंपनी की घड़ियों के बारे में आपने जरूर सुना भी होगा। इसके अलावा इस ग्रुप की दूसरी बड़ी कंपनियां बल्ब बनाती हैं, लाइट्स बनाती हैं और घरेलू इस्तेमाल के अन्य उपकरणों के साथ साथ इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स भी बनाती हैं। और इन्हीं में से एक कंपनी का नाम है अजंता मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये ओरेवा ग्रुप की वही कंपनी है जो वर्ष 2008 से इस केबल ब्रिज की देखरेख कर रही है, इसका संचालन कर रही है। और इसी साल इस कंपनी ने मोरबी नगर पालिका के साथ एक नए एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया था। इस एग्रीमेंट के तहत यह तय हुआ था कि वर्ष 2022 से, यानी इस साल से लेकर 2037 तक मोरबी के इस पुल का संचालन यही कंपनी करेगी। और इस दौरान यह कंपनी इस पुल को देखने आने वाले लोगों से एक टिकट के 15 रुपए और 12 साल से कम उम्र के बच्चों से एक टिकट के 10 रुपए लेगी। यानी 2 टिकट हैं, बच्चों के लिए 10 रुपए और बड़ों के लिए 15 रुपए की एक टिकट। और इसके बाद वर्ष 2027 में यह किराया धीरे धीरे 15 से 25 रुपए कर दिया जाएगा और बाद में कंपनी हर साल किराए में 2 रुपए की वृद्धि कर सकेगी। लेकिन इस कंपनी ने लालच की सारी सीमाओं को पार कर दिया और समझौते के खिलाफ हर टिकट पर जो 2 रुपए वर्ष 2027 से बढ़ाए जाने थे वो उसने इसी साल बढ़ा दिए। घटनास्थल से हमें जो टिकट मिले हैं उन पर आप खुद 15 रुपए नहीं देखेंगे, 17 रुपए देख पाएंगे। देखिए 17 रुपए और 12 रुपए के टिकट आपके सामने आप देख पा रहे हैं। यानी हर टिकट पर लोगों से वहां इस कंपनी ने 2 रुपए ज्यादा वसूले। इसके अलावा इस एग्रीमेंट के तहत इस कंपनी को इस पुल की मरम्मत करवानी थी, रिपेयर करवानी थी। लेकिन इस कंपनी ने यह काम 2 करोड़ रुपए में एक दूसरी कंपनी को सौंप दिया। खुद मरम्मत नहीं की, एक दूसरी कंपनी को आउटसोर्स कर दिया। और यह वो कंपनी थी जिसके पास इस तरह के केबल ब्रिजेस की मरम्मत करने का कोई अनुभव था ही नहीं। जिस दूसरी कंपनी को यह ठेका दिया गया उस कंपनी का नाम है देव प्रकाश फैब्रिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। और अदालत में यह बात कही गई है कि यह कंपनी इस पुल की मरम्मत करने के लिए योग्य नहीं थी, इसके पास योग्यता ही नहीं थी। लेकिन फिर भी ओरेवा ग्रुप ने इस दूसरी कंपनी को यह ठेका दे दिया। और इसके पीछे हो सकता है कि कोई साठगांठ रही हो। जाहिर है इन दोनों कंपनियों की साठगांठ तो रही ही होगी, लेकिन यह हो नहीं सकता कि प्रशासन की साठगांठ ना हो, सरकारी अधिकारियों की और नगर पालिका की साठगांठ ना हो। यह तो पक्की बात है, क्योंकि सच्चाई यह है कि पुल की मरम्मत सही से हुई नहीं और किसी ने भी इसे देखा नहीं, इसका सुपरविजन ठीक से हुआ नहीं। यानी जो प्रशासन की जिम्मेदारी थी, नगर पालिका की जिम्मेदारी थी, उन्होंने जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर ली। और अपनी आंखें बंद करने के लिए, दूसरी तरफ देखने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ दिया गया होगा। एक और बात, इस ओरेवा ग्रुप के मालिक का नाम है जयसुख भाई पटेल, लेकिन पुलिस की एफआईआर में इनका कहीं पर भी नाम नहीं है, जबकि इस पुल की जिम्मेदारी इन्हीं की कंपनी के पास थी। आज हमें 24 अक्टूबर का एक वीडियो मिला है जब पूरी मरम्मत के बाद मोरबी के इसी पुल का उद्घाटन हो रहा था और उद्घाटन करने के लिए स्वयं
जयसुख भाई पटेल और उनके परिवार के लोग वहां पर आए थे। तस्वीरें आप देख लीजिए, यही हैं और उनका परिवार। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि उस दिन पूरे मीडिया के सामने उन्होंने बड़ी शान से यह बात कही थी कि अब यह पुल 8 से 10 वर्ष तक कहीं नहीं जाएगा, इसकी इतनी बढ़िया मरम्मत की गई है। आज हमारा सवाल यह है कि जब इस पुल का उद्घाटन जयसुख भाई पटेल ने किया, इसके उद्घाटन का सारा श्रेय उन्होंने लिया, फोटो उन्होंने खिंचवाई और चैनल्स के सामने तस्वीरें अपनी पेश की, फीता खुद काटा और वो खुद ये कह रहे हैं कि इस पुल को 8 से 10 साल तक कुछ नहीं होगा, तो फिर जब ये पुल टूट गया तब इसका दोष उन्होंने खुद क्यों नहीं लिया और एफआईआर में उनका नाम क्यों नहीं है? उस दिन उन्होंने क्या कहा था, अब आप खुद सुनिए। 24 अक्टूबर को इस पुल का उद्घाटन करते हुए ओरेवा कंपनी के मालिक ने क्या कहा था? 100% રિનોવેટ અમે લોકોએ કરેલું છે। અત્યારે જે સમય શું રહેશે આજે ઝૂલતા પુલાવવા માટેના, આ ઉપરાંત જે અત્યારે જે રિનોવેશન કર્યું છે એ કેટલા વર્ષ સુધી ટકી શકે એમ છે? આ જે રિનોવેશન કરેલું છે એ અમારી દ્રષ્ટિએ જે રીતે અમે ટેકનિકલ સ્પેસિફિકેશન અને જે બધું છે એના મુજબ 8 થી 10 વર્ષ સુધી આ બ્રિજને કંઈ નહીં થઈ શકે। आज हमें एक चिट्ठी भी मिली है जो ओरेवा ग्रुप की कंपनी ने वर्ष 2020 में मोरबी नगर पालिका और वहां के डीएम को लिखी थी और इसमें कंपनी की तरफ से यह कहा गया कि अगर मोरबी नगर पालिका ने इस पुल के संचालन को लेकर एक स्थायी समझौता यानी परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया तो यह कंपनी पुल की मरम्मत का काम भी ठीक से नहीं करवा पाएगी। यानी आरोप लग रहे हैं कि इस कंपनी ने इस पुल को लेकर एग्रीमेंट करने के लिए सरकारी अफसरों पर दबाव बनाया और जब एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हो गए तो इस कंपनी ने इस पुल की मरम्मत का काम एक ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को सौंप दिया जो बिल्कुल अनाड़ी था। और आप ये बात अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां ऐसा क्यों करती हैं। आजकल बहुत कंपनियां ऐसी हैं जो पहले सरकार से कॉन्ट्रैक्ट ले लेती हैं और फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को वो आगे दूसरी कंपनी को आउटसोर्स कर देती हैं, एक छोटी कंपनी को, और उससे बहुत सस्ते में सब स्टैंडर्ड काम करवाती हैं। यह हमारे देश में एक बहुत जाना माना बिजनेस मॉडल है और हमारे देश के बड़े बड़े व्यापारी इस मॉडल को अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, क्योंकि ये जो व्यापारी होते हैं बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं ये सरकार में बड़े बड़े लोगों को जानते हैं, प्रशासन में सबको जानते हैं, इनका एक रुतबा होता है, इनके यहाँ एक पीआर मशीनरी इनकी होती है और उसके जरिए ये सरकार से बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स ले लेते हैं, करोड़ों के, सैकड़ों करोड़ों के, हजारों करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स ले लेते हैं। लेकिन ये फिर खुद काम नहीं करते, उस कॉन्ट्रैक्ट को ये आगे छोटी छोटी कंपनियों को आगे सब कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं और उन छोटी कंपनियों से बहुत सस्ते में काम करवाते हैं। यानी सरकार से तो ये पूरा पैसा लेते हैं लेकिन आगे जिस छोटी कंपनी से काम करवाते हैं उसे बहुत ही कम पैसा देते हैं और फिर आप समझ सकते हैं कि छोटी कंपनी कॉम्प्रोमाइज करती है क्योंकि उसको पैसा भी बहुत कम मिल रहा है और उस कम पैसे में भी उसे अपना मुनाफा कमाना है, इसलिए वो उसका भी आधा पैसा मरम्मत में लगाती है। आज जब हमने ओरेवा ग्रुप की आधिकारिक वेबसाइट को देखा, हम इसकी वेबसाइट पर गए और देखा, हमने सोचा चलो जाकर देखते तो हैं क्या कंपनी है ये, तो वेबसाइट पर बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई थी। आज आपको कुछ पढ़कर बताता हूं कि ये ग्रुप अपनी वेबसाइट पर क्या लिखता है। देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर उसकी वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट हमने लिया है और ये कहता है कि ओरेवा के लिए उपभोक्ता के हितों को भूलकर लाभ कमाना प्राथमिकता नहीं है। कंपनी के सभी फैसले 3 स्तरों पर होते हैं, व्यक्ति, प्लैनेट और प्रॉफिट। ये अंग्रेजी में उन्होंने लिखा है, मैं आपको बताता हूं। एट ओरेवा, profits are never at the cost of consumer interest since all the decision making is done taking triple bottom line। कितनी अच्छी लाइन इन्होंने लिखी है, people, planet और profit into consideration। और ये बता रहे हैं कि कस्टमर्स ट्रस्ट और कस्टमर सेटिस्फैक्शन उनके लिए सर्वोपरि है। लेकिन अब आप खुद सोचिए, इस कंपनी ने लोगों की जान का ख्याल रखा या फिर अपने मुनाफे का ख्याल रखा? जाहिर है जान का नहीं, मुनाफे का ख्याल रखा। और इस कंपनी के मालिक जयसुख भाई पटेल अपने परिवार के साथ गुजरात के मोरबी में ही रहते हैं, लेकिन हमें यह पता चला है कि इस समय वो अपने परिवार के साथ इस घर से कहीं और जा चुके हैं और यहां अब ताला लगा हुआ है। इसके अलावा अहमदाबाद में जो उनका फार्म हाउस है, उनकी कंपनी का जो मुख्य दफ्तर है, वो भी
अब बंद कर दिया गया है, वहां पर भी ताला लगा हुआ है। कोई बताने के लिए तैयार नहीं है कि यह परिवार कहां है। पुलिस ने अब तक इस मामले में कुल मिलाकर 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 5 लोगों को जेल भेजा जा चुका है, ये वो लोग हैं, और 4 लोगों को अदालत ने पुलिस रिमांड में भेज दिया है, जिनमें 2 आरोपी ओरेवा ग्रुप के मैनेजर हैं और इनमें 2 लोग उस कंपनी से जुड़े हैं जिसने इस पुल की मरम्मत की थी। यानी वो जो छोटी कंपनी है जिसे ओरेवा ग्रुप ने ये काम आउटसोर्स कर दिया था, वो उसके मालिक, उसके कर्मचारी हैं। अब आप इन लोगों को देखिए, ये लोग जो हैं, क्या आपको लगता है इन लोगों को देखकर कि ये लोग इस स्थिति में हैं अपनी कंपनियों में कि ये तय करेंगे कि कितना मुनाफा होगा, ये तय कर सकें कि केबल बदले जाएंगे या नहीं बदले जाएंगे, या इनके हाथ में कोई भी बड़ा फैसला लेने के अधिकार होंगे? इनको देखिए आप, क्या ये आपको ऐसे लोग लगते हैं? ये वो लोग हैं जो अपने मालिक और अपने बॉस के आदेशों का पालन कर रहे थे। उन्हें जो बताया गया उन्होंने किया। इन्हें बताया गया कि केबल बदले नहीं जाने हैं, उन पर सिर्फ पेंट करना है, तो इन्होंने पेंट कर दिया। ये मुलाजिम है, ये वही करेंगे जो इनके मालिक इन्हें करने के लिए कहेंगे। लेकिन पैसा गया मालिक की जेब में, मुनाफा गया मालिक की जेब में, और गिरफ्तार करवा दिया इन लोगों को। नोट करने वाली बात यह है कि ओरेवा ग्रुप का एक आरोपी मैनेजर, जिसका नाम है दीपक नवीन चंद्र पारेख, वो एक इंजीनियर की तरह इस पुल की मरम्मत की देखरेख कर रहा था। बाकी लोगों को लगता भी होगा कि ये कोई इंजीनियर है, जबकि सच्चाई यह है कि ये इंजीनियर है ही नहीं, बल्कि ये ओरेवा ग्रुप का मीडिया मैनेजर है। यानी वहां मीडिया को देखता है, मीडिया के साथ संबंधों को देखता है। और अदालत में इसी व्यक्ति ने इस घटना को एक्ट ऑफ गॉड बताया है, जबकि असल में ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। आपने सुना होगा एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड का मतलब यह है, ये कह रहा है कि भगवान की यही मर्जी थी और इन लोगों की मौत वहां पर आई थी, इसलिए वो वहां चले गए, ऐसा इस आदमी ने सोचा होगा। और हमने भी, आपको याद होगा, जिस दिन इसका विश्लेषण किया था इस दुर्घटना का, तो यही कहा था, आमतौर पर हमारे देश में लोग सोचते हैं कि ये एक दुर्भाग्य था, भगवान की ऐसी ही मर्जी थी और इन लोगों की मौत आई थी, इसीलिए ये वहां पर पहुंच गए। लेकिन यह सच नहीं है, इसके पीछे लालच और भ्रष्टाचार है। इस मामले में अब तक असली गुनाहगारों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्योंकि आज हम फिर कहते हैं असली गुनाहगार ये लोग नहीं है। ये 3 सिक्योरिटी गार्ड्स को गिरफ्तार करके आप क्या कर लेंगे? क्या आपको लगता है कि इनकी कोई गलती थी? इसी तरह जो टिकट बेचने वाला क्लर्क था, उसको गिरफ्तार करके आपको क्या मिलने वाला है? इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 2 ठेकेदार हैं और उसके अलावा मैनेजर है। लेकिन इनसे कोई यह नहीं पूछ रहा कि इन्होंने जितने समझौते किए, जो लापरवाही की, वो क्यों की, और इनके मालिक ने इनके लिए क्या टारगेट सेट किए थे। इन्हें बताया गया होगा कि आपको इतना पैसा कमाना है, आपका कलेक्शन इतना होना चाहिए, और ये उसी हिसाब से काम कर रहे थे। इसलिए हमें नहीं लगता कि इस दुर्घटना के असली जिम्मेदार ये लोग हैं। इस दुर्घटना के असली जिम्मेदार वो लोग हैं जो इनके ऊपर बैठे हैं, जिनकी जेब में पैसा गया है। ये सारे तो वो लोग हैं जो मामूली तनख्वाहों पर किसी तरह अपना काम कर रहे हैं, अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं। इसलिए प्रशासन को और जो भी व्यक्ति इस मामले की जांच कर रहा है, उसे सही आरोपियों तक पहुंचना होगा, और सही आरोपियों तक पहुंचने का रास्ता आज हमने पूरे देश को बता दिया है। एक अनुमान के मुताबिक हमारे देश में 5 से 6 लाख पुल हैं, जिनमें 1.5 लाख पुल अकेले रेलवे के हैं, और इन सभी पुलों की इसी तरह से एक प्रक्रिया के तहत मेंटेनेंस होती है, रिपेयर होती है, और इनका संचालन भी अलग अलग प्राइवेट कंपनियां या फिर सरकारी विभाग करते हैं। लेकिन एक बार जरा कल्पना करके देखिए, अगर मोरबी जैसी लापरवाही इन पुलों को लेकर भी हो रही होगी इस समय, तो फिर हमारा भविष्य क्या होगा। इस दुर्घटना के बाद मोरबी के सभी वकीलों ने यह तय किया है कि वो किसी भी आरोपी का केस नहीं लड़ेंगे, और कल भी जब अदालत में आरोपियों की रिमांड अर्जी दाखिल हुई, तो उनकी तरफ से कोई वकील अदालत में पेश नहीं हुआ। अब हम आपको चीन में लेकर चलेंगे, जहां कोविड के कारण अब भी लोगों पर भयंकर सख्ती की जा रही है, और लोग बड़े परेशान हैं, क्योंकि इस समय भी चीन में कई शहरों में लॉकडाउन लगे हुए हैं और लोग परेशान हैं। लोग इस लॉकडाउन का विरोध कर रहे हैं, और इस परेशानी का विरोध करने का एक उन्होंने नया हथियार बनाया है, और यह नया हथियार भारत के लोगों के लिए बड़ा दिलचस्प है।
चीन के लोगों ने मिथुन चक्रवर्ती के मशहूर गाने, जिसको बप्पी लाहिरी ने, मशहूर संगीतकार बप्पी लाहिरी ने कंपोज किया था, आपने भी उस गाने का नाम सुना होगा, जिमी जिमी, एक गाना था, बड़ा मशहूर गाना है भारत का। अब उन्होंने अपने विरोध का जो गाना बनाया है, इस सॉन्ग को बनाया है। यह पूरा मामला क्या है आज हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप इस प्रोटेस्ट सॉन्ग को सुनिए, आपको शायद अच्छा लगेगा। लेकिन यहां फिलहाल कोविड की कोई चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन चीन में हालात बहुत बिगड़ गए हैं। चीन में 0 कोविड पॉलिसी है और वहां पर अगर एक भी संक्रमण का मामला मिलता है तो वहां पर लॉकडाउन लगा दिया जाता है और तमाम पाबंदियां लगाई जाती हैं। ये जो तस्वीरें अब आप देख रहे हैं, ये वहां पर फॉक्सकॉन के प्लांट में 2 लाख से ज्यादा लोग काम करने वाले जो हैं उनकी तस्वीरें हैं। यहां एप्पल कंपनी के आईफोन असेंबल किए जाते हैं इस फैक्ट्री में, और इस प्लांट से मजदूर और कर्मचारी कैसे भाग रहे हैं अपना सामान लेकर, देखिए। ये आईफोन की फैक्ट्री से लोग, वहां के कर्मचारी भाग रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं। वो कोविड के बाद लगी सख्ती से बहुत डर गए और परेशान हैं। 19 अक्टूबर को इन मजदूरों के साथ बैठकर खाना खाने पर पाबंदी लगा दी गई थी कि अब आप एक साथ बैठकर खाना नहीं खाएंगे। एक व्यक्ति के पॉजिटिव पाए जाने पर साथ के लोगों को भी क्वारंटीन सेंटर में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे लोग बहुत परेशान हो गए। इन लोगों को खाने का संकट है और वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये तमाम लोग कैसे फैक्ट्री की ऊंची दीवार और कंटीली तारों को ऊपर से कूदकर वहां लांग रहे हैं और वहां से बचकर भाग रहे हैं, और ऐसी जगह पर ये जाना चाहते हैं जहां पर लॉकडाउन ना लगा हो। तो इनकी कोशिश ये है कि जहां ये रहते हैं, जहां ये फैक्ट्री है, वहां लॉकडाउन लग गया है, लेकिन ये किसी ऐसे प्रांत में भागकर चले जाएं जहां लॉकडाउन ना लगा हो, जो खुला हुआ हो, या फिर ये अपने घर पहुंचना चाहते हैं जल्दी से जल्दी। आपको याद होगा जब भारत में लॉकडाउन लगा था तब भी कई मजदूर हजारों लाखों की संख्या में ऐसे ही अपने घर गए थे। चीन में जहां भी एक बार सख्त जहां भी लॉकडाउन लग रहा है वहां इसी तरह के हालात हैं। कोविड की वजह से चीन में प्रॉपर्टी के दाम भी 30 से 40% तक गिर गए हैं। वहां की इकोनॉमी का हाल बहुत बुरा है। कोविड का हमला चीन में किस तरह हो रहा है इसका अंदाजा आप लगाइए कि सोमवार को शंघाई के डिज्नी रिजॉर्ट में, जो वहां का डिज्नी रिजॉर्ट है, डिज्नीलैंड समझ लीजिए, अचानक सारे ऑपरेशंस बंद कर दिए गए और वहां मौजूद जो भी लोग डिज्नी पार्क में, उस समय इस एंटरटेनमेंट थीम पार्क में जो लोग मौजूद थे, उन्हें वहीं के वहीं रोक लिया गया। कहा कि इस एंटरटेनमेंट पार्क से कोई बाहर नहीं जाएगा और उनसे कहा गया कि जब तक उनका टेस्ट नेगेटिव नहीं आ जाता वो इस थीम पार्क से बाहर नहीं जा सकते। पिछले महीने अक्टूबर में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का अधिवेशन हुआ था और इसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने साफ तौर पर कहा था कि 0 कोविड नीति में कोई ढील नहीं आएगी। शी जिनपिंग ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए ऐसे लोगों को इसे लोगों का युद्ध बताया था, लेकिन शी जिनपिंग की तमाम कोशिशें अब तक बेकार रही हैं। चीन में लगातार कोविड के 2000 से ज्यादा मामले अब भी सामने आ रहे हैं। तो ये वहां की स्थिति है इस समय, जो अभी हमने आपको बताया। और दिलचस्प बात यह है कि वहां के लोग अब एक भारतीय गाने को अपने विरोध के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तस्वीर आप देखिए जहां पर लोगों को घरों में बंद कर दिया गया है और उनके चिल्लाने की आवाजें आपको यहां सुनाई देंगी। ये तस्वीरें देखिए। तो शुक्र मनाइए कि आप चीन में नहीं रहते, शुक्र मनाइए कि आप भारत जैसे देश में रहते हैं। और अब बात भारत की सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति की, जिसका नाम है मेरा स्वाभिमान। टाइटल स्पॉन्सर लक्स कोजी इनरवेयर, चेहरे पे मुस्कान। आज हम आपको भोपाल के सफाई कर्मचारियों की कहानी दिखाना चाहते हैं। भोपाल को वैसे तो नवाबों का शहर कहा जाता है, लेकिन यहाँ के सफाई कर्मचारियों का दर्द सुनकर शायद आपको ऐसा ना लगे, क्योंकि उनका कहना है कि वो चाहे दिन रात शहर की सफाई में जुटे रहें, लेकिन उन्हें शहर के लोगों से कभी ना तो तारीफ मिलती है ना सम्मान मिलता है, बल्कि रोज ऐसे हालात बनते हैं
जब उनका लगातार अपमान होता रहता है। स्वाभिमान का स्वच्छता से भी नाता है और बात अगर सड़कों की साफ सफाई की हो तो वो पूरे शहर के स्वाभिमान से जुड़ जाती है। लेकिन भोपाल शहर को साफ करने में जुटे कर्मचारियों के स्वाभिमान की कोई कद्र नहीं। नगर निगम के सफाई कर्मचारी नंदा और विशाल उन हजारों सफाई कर्मचारियों में से हैं जो रोज सुबह 6 बजे हाथों में झाड़ू थामकर शहर को साफ सुथरा बनाने निकल पड़ते हैं। गली गली घूमकर लोगों के घरों से कचरा उठाते हैं, लेकिन इनकी पीड़ा यह है कि इन्हें कभी भी वो सम्मान नहीं मिलता जिसके ये हकदार हैं। नंदा कहती हैं कि उनके साथ लोगों का व्यवहार ऐसा होता है जैसे सफाई करना कोई छोटा या अपमानजनक काम हो। कोई सीधे मुंह बात नहीं करता है, जैसे कि कोई अच्छे से बोलता है, कोई नहीं बोलता है। जैसे हम सफाई कर लेते हैं, चले जाते हैं, फिर उसके बाद कचरा ला के डाल देते हैं। मतलब हमारी सफाई को कोई अहमियत नहीं देता है। लेकिन जनता ये समझती नहीं है, हमारे काम को भी नहीं समझती, हमको भी नहीं समझती है। लोग आज भी ऊंची और नीची जातियों के जाल में फंसे हैं। लगातार धूप में काम करने के बावजूद कोई इन्हें इज्जत से पानी तक नहीं पिलाता है। सफाई कर्मचारी विशाल का दर्द भी यही है। नीच जाते का तेरे को कुछ नहीं देंगे, कुछ लोग है ना मतलब भगा देते हैं, और कुछ लोग तो गेट भी नहीं खोलते सर। हमें मतलब धूप में और गर्मी में पूरे प्यासे भूखे सब काम करना पड़ता है सर हमें। और तो और कि मतलब अगर किसी घर पे मिल जाता है तो वो भी है ना करीबन ऐसे दूर दूर से देता है सर, जैसे घेना हुआ। हम दिन रात मेहनत करते हैं और मोदी जी भी यहाँ तक कि हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जनता हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं करती। हमारा खुद का भी स्वाभिमान है सर कि हम चाहते हैं कि हमारी जनता भी हमारी रिस्पेक्ट करे। और ये कहानी सिर्फ नंदा या विशाल की नहीं, देश के शहरों में ही 50 लाख से ज्यादा सफाई कर्मचारी हैं और वो सब आजादी के 75 सालों बाद भी अपने सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि आम लोगों की सोच में कोई बड़ा बदलाव अब तक नहीं आया है। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। आज एक सीधा सवाल आपसे, अपने आप से जरा ये पूछिए कि क्या आप सफाई कर्मचारियों का सम्मान करते हैं? जब आपके आसपास आप किसी सफाई कर्मचारी को देखते हैं, आप किस लहजे में उनसे बात करते हैं? आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? और क्या आप उनके स्वाभिमान का कभी ख्याल रखते हैं? आज के बाद जरूर रखिए। और आज हम आपको वो नंबर भी बता देते हैं चलते चलते कि अगर आपके पास कोई कहानी है, कोई सुझाव है, तो आप 8657900895 पर अपना वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। लाखों वीडियोस अब तक हमें मिल चुके हैं। आज का इतिहास। वर्ष 1815 में आज ही के दिन ब्रिटिश मैथमेटिशियन जॉर्ज बूल का जन्म हुआ था। उन्होंने एल्जेब्रा की ब्रांच बुलियन एल्जेब्रा को पहली बार दुनिया के सामने रखा था और इसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का आधार माना जाता है। आधुनिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के विकास में बुलियन लॉजिक का बड़ा महत्व है। वर्ष 1834 में आज ही के दिन एटलस नाम के एक शिप भारतीय मजदूरों को लेकर मॉरिशस पहुंचा था। ब्रिटेन के शासक गन्ने के खेतों में काम करने के लिए भारतीय मजदूरों को वहां पर लेकर गए थे। इनमें से ज्यादातर मजदूर बिहार के थे, लेकिन तमिल, तेलुगु और मराठी मूल के लोगों की संख्या भी अच्छी खासी थी और इसी वजह से आज के दिन को मॉरिशस में इंडियन अराइवल डे के रूप में मनाया जाता है। मॉरिशस के पहले प्रधानमंत्री शिव सागर रामगुलाम भी भारतीय मूल के थे और मॉरिशस में भारतीय मूल के लोगों की आबादी 68% से ज्यादा है। वर्ष 1898 में आज चीयर लीडिंग की शुरुआत हुई थी। अमेरिका की मिनेसोटा यूनिवर्सिटी में एक फुटबॉल मैच के दौरान जॉनी कैम्पबेल नाम के एक व्यक्ति ने चीयर लीडिंग की थी। तब पुरुष ही चीयर लीडर्स हुआ करते थे, आजकल तो महिलाएं भी होती हैं, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कॉलेज से पुरुषों को बड़े पैमाने पर कॉलेजेस से सेना में भर्ती किया गया था और महिलाओं को उनकी जगह चीयर लीडर्स बनने का मौका मिला और इसी के साथ महिलाओं के चीयर लीडर्स बनने की फिर शुरुआत हुई। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और मीठा शहद बनाने वाली मधुमक्खी भी डंक मारने से चूकती नहीं है, इसलिए ज्यादा मीठा बोलने वालों से हमेशा सावधान रहें। वो हनी की बजाय हानि भी दे सकते हैं। नमस्कार।